एवरीवन, इट्स मी और आदि भैया। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1, जो कि हमारा होने वाला है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये वीडियो वन शॉट होने वाली है। इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट कवर करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं समझेंगे। आपके कुछ डाउट्स थे कि भैया आंसर्स कैसे लिखें, आंसर को फ्रेम कैसे करें, हमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले, और सबसे कॉमन डाउट कि भैया याद कैसे करें, बिजनेस स्टडीज याद नहीं होती है। तो ये सारे डाउट्स भी हम इस वीडियो में रिजॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को कोई पार्ट भी स्किप मत करना। एक चीज और, आपको मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा, वो लिखते रहना, और श्योर शॉर्ट आपके एग्जाम में वही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं रीड आउट करने वाला हूं। इन टॉपिक्स के बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि यही सीबीएसई का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है कि क्लास 11 में आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आपके सेट होंगे एग्जामिनेशन में। आप सुनते जाना। हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी के टाइप्स जो कि दो हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन हम मूव करेंगे बिजनेस पे, बिजनेस की मीनिंग समझेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, उनको ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज 2 में क्लासिफाई की गई हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। हमें इंडस्ट्री की मीनिंग समझनी है और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री समझना है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स कॉमर्स। कॉमर्स में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेड पढ़ेंगे एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एट द एंड हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस में रिस्क कौन कौन से होते हैं, उनके नेचर क्या होते हैं, एंड कॉजेस। ओके, तो ये टॉपिक्स हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है हमें जो पढ़ना है वो है ह्यूमन एक्टिविटी और टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। सो व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज? भैया ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होते हैं? देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग हम रोजाना जितने भी काम करते हैं वो एक्टिविटीज के अंडर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, खाना खाते हो, ट्यूशन के काम करते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन से आने के बाद स्कूल का होमवर्क करते हो, ट्यूशन का होमवर्क करते हो, देन आप सोते हो। तो ये जितने भी काम आप कर रहे हो वो सब एक्टिविटी के अंडर में आते हैं, और हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग वो काम कर रहे हैं, तो वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी होती है। एज सिंपल एज दैट। तो सिंपल है, ह्यूमन एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। सिंपल मतलब वो सारे काम, वो सारी गतिविधियां जो एक इंसान अपनी लाइफ में करता है, जीवन में करता है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसे 2 में क्लासिफाई किया गया है, यानी 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहली जो है वो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकेंड जो है वो है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो भैया ये इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? अगर बात करूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो वो सारे काम जो एक इंसान पैसे अर्न करने के लिए करता है वो आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में। एग्जाम्पल अगर बात करूं, आपने घर में देखो आपके पेरेंट्स वर्क करते हैं, अब जो वर्क करते हैं उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं, वो पैसे अर्न करते हैं। वो जो भी काम कर रहे हैं वो सब हमारा फॉल करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर। एग्जाम्पल अगर बात करूं तो हो सकता होगा आपके पापा या मम्मी हो सकता होगा ऑफिस जाते हो सकता होगा उनका खुद का बिजनेस हो सकता होगा वो डॉक्टर हो, टीचर हो, या किसी अदर प्रोफेशन हो, जैसे लॉयर वगैरह हो गए। तो यानी ये सारे काम जो वो कर रहे हैं वो उससे अल्टीमेटली पैसे अर्न कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी, मतलब वो सारे काम जो एक इंसान करता है पैसे अर्न करने के लिए, वो हमारी फॉल होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में। अब इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हो, ये इन्वॉल्व करता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इससे क्या मतलब है? प्रोडक्शन से क्या मतलब है? चीज़ों का उत्पादन। चीज़ों के उत्पादन से क्या मतलब है? हो सकता होगा आप खुद मैन्युफैक्चरर हो, आप चीज़ों को बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी खुद की ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप ब्रेड बनाते हो, ठीक है? आप ब्रेड परचेज नहीं करते हो दुकान से, आप ब्रेड बनाते हो और फिर आप दुकानों पे बेचते हो, तो वो हो जाता है प्रोडक्शन। अगर बात करूं एक्सचेंज की, एक्सचेंज से क्या मतलब है? फॉर सपोज आपकी एक रिटेल शॉप है, मतलब एक किराने की दुकान समझ लो, आपकी किराने की दुकान है, तो आप क्या करते हो? बने बनाए ब्रेड्स परचेज करते हो और उसे अगेन रीसेल करते हो, यानी एक्सचेंज करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन आपके हो सकता है रिटेल शॉप आ जाए, होलसेल शॉप आ जाए, मतलब अल्टीमेटली आप एक चैनल क्रिएट करते हो कि आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट। आप एक बात बताओ, मान लो मैं मार्कर बनाता हूँ, ठीक है? मैं मार्कर बनाता हूँ, सपोज दिल्ली में मैं मार्कर बनाता हूँ। अब दिल्ली से लेके मुझे फॉर सपोज अगर मैं बात करूँ, मुझे लखनऊ, ठीक है, मुझे अपने मार्कर को लखनऊ में बेचना है, तो क्या मैं वहां पे लेके जाऊंगा क्या अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को? नहीं, मैं क्या करूंगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना लूंगा, मतलब ऐसे लोगों से कांटेक्ट रखूंगा जिनकी लखनऊ में शॉप्स होंगी, तो मैं उन्हें ये मार्कर
बेचूंगा, वो अल्टीमेटली वहां के कस्टमर्स को बेचेंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूशन का काम बेसिकली होता है बने बनाए चीजों को खरीद के अगेन सेल करना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब यही सब सामान, फॉर सपोज आप की ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपके लिए गुड्स ब्रेड हो गए, अगर मैं मार्कर बना रहा हूं तो मेरे लिए गुड्स मार्कर हो गया। अब सर्विसेज, सर्विसेज से भैया क्या मतलब होता है? देखो आपको गुड्स पता है क्या होते हैं? गुड्स मैंने आपको बताया था, अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर मैं चीज़ों को बना रहा हूं तो वो मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। अगर मैं ब्रेड बना रहा हूं तो वो मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। अगर मैं ये मार्कर बना रहा हूं तो मेरे लिए वो गुड्स हो जाएंगे। अगर मेरी कोई किराने की दुकान है और मैं बने बनाए ब्रेड्स खरीद के फिर उसे बेच रहा हूं, वो भी मेरे लिए गुड्स हो जाएंगे। अगर ये बने बनाए मार्कर मैं अपनी शॉप पे खरीद रहा हूं फिर इसे बेच रहा हूं तो ये भी मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। लेकिन सर्विसेज का मतलब होता है सुविधा। जब आपको कोई सुविधा बेची जाती है और उसके बदले आप उसने कुछ पैसे पे करते हो तो वो भी फॉल करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर में। इससे कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे डॉक्टर वगैरह। डॉक्टर आपको कुछ बेचते नहीं, आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके बदले आप उन्हें क्या पे करते हो? फीस पे करते हो, फीस चार्ज करते हैं। वो सब सीए वगैरह क्या करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, लॉयर वगैरह वकील जो होते हैं वो अपनी फीस चार्ज करते हैं। वो आपको कुछ बेचते नहीं, हाँ बेचते हैं, क्या बेचते हैं? अपनी सर्विसेज बेचते हैं। सर्विसेज इन द सेंस कैसे? आपकी कोई प्रॉब्लम होंगी, आपके कोई इश्यूज होंगे, उन्हें वो सॉल्व करते हैं और उसका वो पैसा लेते हैं। फॉर सपोज मैं टीचर हूं, ठीक है, तो मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको अपने नॉलेज शेयर कर रहा हूं। मैंने कभी ना कभी पहले क्लास 11th पढ़ा है, मेरे पास उसकी नॉलेज ऑलरेडी है, अब वही नॉलेज मैं आपको वापस दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको उसी नॉलेज को शेयर कर रहा हूं, तो मैं भी आपको बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यानी सर्विस का मतलब होता है ऐसी चीज जब आप चीजों को बेचते हो वो जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है, आपको दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन आपको अल्टीमेटली बेनिफिट करती है, वो सर्विसेज के अंडर में फॉल करती है। मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा गुड्स और सर्विसेज का बीच का डिफरेंस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपके जो एग्जांपल है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री। प्रोडक्शन मतलब चीज़ों को बनाना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं ब्रेड वगैरह बनाता हूँ या मार्कर बनाता हूँ। होलसेल शॉप, होलसेल शॉप क्या होती है? होलसेल का मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। रिटेल शॉप का मतलब आसपास जो भी आपके पास किराने की दुकानें आपको दिख रही हैं, जनरल स्टोर दिखाई पड़ रहे हैं, वो होती है रिटेल शॉप। रिटेल शॉप बेसिकली क्या करती है ना, बनी बनाई चीज़ों को खरीदती है और आपको बेचती है। वर्किंग एज अ टीचर एटसेट्रा, एज अ टीचर अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी किसके अंदर में फॉल करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। आपको ये समझ आ गया ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब वो सारे काम जो आप पैसा अर्न करने के लिए करते हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर बात करूं तो सेम यहां से उठा के लिख देना, एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक। जो मैंने ये छोड़ा है ना वहां पे लिख देना आप एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग्स अंडरटेक, लेकिन यहां से चेंज कर देना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ये टर्म याद रखना, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन से क्या मतलब होता है? जब आपको अंदर से खुशी मिलती है कोई काम करके ना, वो काम आपका किसके अंडर में फॉल करता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू द टेम्पल, आप जब मंदिर वगैरह जाते हो, ठीक है, आप चैरिटी करते हो। चैरिटी से मतलब क्या होता है? दान करते हो, ठीक है, कोई गरीब है, ठीक है, कोई भूखा है तो उसकी मदद आप करते हो, उसे कुछ खाने वाने खिला देते हो सकता है वो कोई बच्चा हो वो पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, आप उसकी पढ़ाई की फी पे करते हो। तो ये सब जब आप काम करते हो अल्टीमेटली वो भी होती है एक्टिविटी है, लेकिन वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में आती है। मतलब आप ऐसे काम करते हो ना जिसके बदले आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। आप अगर किसी को दान दे रहे हो, आप किसी को पैसे दे रहे हो, ठीक है, उसकी मदद कर रहे हो, पैसे देके हेल्प कर रहे हो, तो क्या आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आप खुशी खुशी जो काम करते हो, ठीक है। सोशल सर्विसेज मतलब समाज सेवा, जैसे कि क्लीनिंग स्ट्रीट्स, अपने आसपास समाज की सफाई करना इज ऑल्सो एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी तो आप कर रहे हो लेकिन कौन सी कर रहे हो? नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक के बीच में क्लासीफाई करना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, उसके बाद स्कूल निकलते हो, स्कूल से घर आते हो, जितने भी काम आप कर रहे हो ये सब किस में फॉल करता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में। क्यों? क्योंकि इस काम के बदले आपको पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो? आप होम ट्यूशन लेते हो, ठीक है, आप घर जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। अगर आप सपोज 11th क्लास में हो अभी और आप 9th या 10th को ट्यूशन पढ़ा रहे हो और उसके बदले आप कुछ पैसे गेन कर ले रहे हो, पैसे कमा ले रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में। मतलब वो सारे काम जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और जिससे नहीं मिल रहे हैं खुशी खुशी कर रहे हो फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको अगेन क्लासिफाई किया गया है 3 में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम जल्दी जल्दी इसे एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 में क्लासिफाई किया गया था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब पैसे के लिए, नॉन इकोनॉमिक मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। अब वही इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए होती है उनको 3 में क्लासिफाई किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस का क्या मतलब होता है? देखो, बिजनेस refers to those economic activities
विच आर कंसर्न विथ प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब बिजनेस या तो हो सकता होगा आप चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हो, यानी चीजों को बना रहे हो, या हो सकता होगा बनी बनाई चीजों को परचेज करो। मैंने आपको बताया था, हो सकता होगा मैं ब्रेड बना रहा हूँ, या हो सकता होगा मेरी कोई किराने की शॉप होगी, मैं बने बनाए ब्रेड्स खरीद रहा हूँ फिर उसे बेच रहा हूँ। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज मैंने आपको बताया था, फ्रिज का एग्जांपल दिया था, अगर आपका फ्रिज बिगड़ जाता है तो सर्विस सेंटर वाले उसको आपको सर्विसिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये जरूर लिख के आना, बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कि आपको बिजनेस में फायदा होगा। एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग यानी चीजों को बनाना, फिशिंग मतलब होता नहीं आपने सुना है मछली पालन, माइनिंग, होलसेल्स एंड एक्सेट्रा। होलसेल क्या होता है मैं आपको एट द एंड बताऊंगा। माइनिंग होता नहीं है, कोयले की खान होती है, सोने की खान होती है, वो हो जाता है माइनिंग। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन जिनको हम पेशा बोलते हैं। अब प्रोफेशन की एक बार पहले मीनिंग देखो, ये जो मैंने डैश दिया इसमें आप रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिल करना, मतलब यहां से यहां तक सेम है, बाकी यहां से चेंज कर देना। ठीक है, यहां से चेंज कर देना। विच रिक्वायर्स, प्रोफेशन refers to those economic activities में फिल करना, refers to those economic activities which requires special knowledge, ध्यान रखना special knowledge and skills to be applied by an individual in his work to earn a living। मतलब देखो पेशे की जहां भी बात होती है वहां पे आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की नीड होती है। स्पेशल मतलब नॉर्मल से थोड़ा अलग, आप जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हो उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको होना जरूरी है। सिर्फ नॉलेज होने से नहीं मतलब होता, स्किल भी होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना इज कंपलसरी। और ध्यान देना, दीज एक्टिविटीज आर सब्जेक्टेड टू गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय प्रोफेशनल बॉडीज। अब जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन में जो भी वर्क करते हैं, जो भी प्रोफेशन में आते हैं जुड़ते हैं, उनको प्रोफेशनल्स बोलते हैं। प्रोफेशन में एग्जांपल अगर बात करूं तो डॉक्टर एंड लॉयर हो गया। ठीक है, अब जो डॉक्टर एंड लॉयर होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल वर्कर होते हैं, उन सबको चलाने के लिए, उन सब पे गाइडेंस रखने के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। जैसे डॉक्टर की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये ऐसा एसोसिएशन है, ऐसा संगठन होता है जो किस पे ध्यान देता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए बनाता है, जो भी इस डॉक्टर प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं। लॉयर के लिए, वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अलग एसोसिएशन हो गया, अलग संस्था हो गई, जो सिर्फ वकीलों के लिए कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट, उन्हें कैसे काम करना है, कैसे चीजों को ट्रीट करना है, वो सब बताती है। इसीलिए यहां पे लिखा है मैंने, दिस एक्टिविटीज आर सब्जेक्टेड टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन। जो भी इन प्रोफेशनल बॉडीज ने कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे इस प्रोफेशन के लिए, ठीक है, वो उन्हें फॉलो करना होगा। तो जो भी प्रोफेशन में एंटर करते हैं वो उनको कहा जाता है, हम लोग प्रोफेशनल्स कहते हैं। ओके, बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, तो अगेन यहां जो ऐसा फिलअप बना हुआ वहां पे लिखना, एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच, जिसमें एक इंडिविजुअल काम करता है, वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। रेम्यूनरेटेड का मतलब होता है पैसा मिलता है उसे, सिंपल ये समझ लो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली जो रोजगार की बात होती है, उसमें एक इंसान दूसरे के लिए काम करता है और उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। जैसे आप देखोगे लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, वो 30 दिन काम करते हैं, बढ़िया पूरे मंथ काम करते हैं, 30 डेज 31 डेज काम करते हैं, एट द एंड उन्हें फर्स्ट डे ऑफ मंथ सैलरी मिल जाती है। तो रेम्यूनरेशन मतलब सिंपल ये होता है, उनको जो भी पैसे वगैरह मिलते हैं। और इसमें दो लोग होते हैं, देखो, एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जो आपको काम देता है, ठीक है, और एम्प्लॉय वो होता है जो काम करता है। सिंपल समझ में आया? जैसे अगर आप सपोज आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो किसी कंपनी में, ठीक है, अब आप जब जाओगे, जो आपको जो जॉब दे रही है जो कंपनी, ठीक है, जो कंपनी जॉब दे रही है अल्टीमेटली, और जो आपको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ आप जॉब करने के लायक हो, वो हो गया आपका एम्प्लॉयर। सिंपल आपका हेड समझ लो। और आप जिसके लिए वर्क कर रहे हो, फॉर सपोज आप मेरे लिए काम करते हो, अरे सपोज कर लो, बुरा मत मान जाना, आप सपोज मेरे लिए वर्क करते हो या मैं आपके लिए वर्क करता हूं, समझ लो, ठीक है। अगर मैं आपके लिए काम करता हूं और आप मुझे पैसे देते हो जो भी मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है, तो आप मेरे क्या हो गए, एम्प्लॉयर हो गए, लेकिन मैं आपके लिए क्या हो गया, आपका एम्प्लॉय, कर्मचारी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, वर्किंग ऑफिसेस में काम करना, शॉप्स में, बैंक्स में एटसेट्रा, ठीक है, जहां भी एज एन एम्प्लॉय काम करो, ठीक है, वो सब हो जाता है, किसमें आता है, एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। होप सो आपको ये तीन चीजें समझ में आई होंगी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो इन तीनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस यहां पे लिखना नहीं पॉसिबल है, इसलिए मेरे पास बुक है, उस बुक से मैं रीड कर ले रहा हूं। आपके पास जो चार्ट होगा उसका डिफरेंशिएट का, आप उसमें से समझ लेना। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप होता ना बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, बांटा जाता है कि कैसे हम किस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट।
तो अब देखो पहला बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जो होने वाला है वो कमेंसमेंट होने वाला है। कमेंसमेंट का मतलब होता है कि स्टार्ट कब कर सकते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को हम स्टार्ट कब कर सकते हैं। अगर बात करूं बिजनेस की, देखो बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब देखो बिजनेस तब आप स्टार्ट कर सकते हो जब एक एंटरप्रेन्योर के पास आइडिया हो। एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास बिजनेस आइडिया होता है। अगर आप अल्टीमेटली बिजनेस करना चाहते हो वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है। पहला बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन होने वाला है, तो जो हमारा पहला बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन होने वाला है वो होने वाला है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है कि स्टार्ट, ये बिजनेस और प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट किया जा सकता है। देखो बिजनेस तो आप तब स्टार्ट कर सकते हो जब आपके पास आइडिया हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप एंटरप्रेन्योर होते हो, ठीक है। यानी एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास बिजनेस करने का आइडिया होता है। तो अगर आपके पास आइडिया है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। इसमें लिखा हुआ है ना, बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशन तभी स्टार्ट होता है, एज अ प्रोफेशनल आप तभी स्टार्ट कर पाते हो जब आपका वो जितने भी टाइम ड्यूरेशन का डिग्री है वो कंप्लीट हो जाए और आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड आप पास करो और उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट कमेंसेस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू सर्विस एग्रीमेंट। मतलब जब आप देखो, जब आप ज्वाइन करने वाले हो कोई कंपनी वगैरह में आप वर्क करने वाले हो तो आपसे एक सर्विस एग्रीमेंट पे वो साइन करवाती है। सर्विस एग्रीमेंट मतलब उसमें लिखी रहती है कि इतने साल आपको मैंडेटरी है काम करना, ये सैलरी हम आपको देंगे, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और फिर आपसे अल्टीमेटली वो एट द एंड सिग्नेचर लेती है। तो जब आप उस बॉन्ड में आ जाते हो, उस सर्विस एग्रीमेंट में आ जाते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो उस एम्प्लॉयमेंट को। बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो बिजनेस में एज सच कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग दोनों ही रिक्वायर्ड होती है। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो डिपेंड करता है कि आपका वर्क क्या है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो भाई बिजनेस में तो कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूंजी। प्रोफेशन में भी लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं एज अ डॉक्टर या लॉयर, आप खुद का प्रैक्टिस करना चाहते हो, एज अ डॉक्टर आप खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हो तो आपको पैसे चाहिए होंगे। लॉयर एज अ खुद लॉयर, आप अपना चैम्बर खोलना चाहते हो तो आपको पैसे चाहिए होंगे। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एज सच आप दूसरे के अंडर में वर्क करने वाले तो कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिस्क की बात करूं तो बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशन में भी रिस्क तो होता ही होता है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में एज सच कोई रिस्क नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है पासिंग ऑफ ओनरशिप। मालिकाना हक जब आप किसी दूसरे को पास करते हो तो वो कहलाती है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जैसे बिजनेस में देखो, अगर आपको बिजनेस में मालिकाना हक यानी ओनरशिप ट्रांसफर करनी होती है तो वो पॉसिबल होती है कुछ फॉर्मेलिटीज करके कि हाँ अब भाई मैंने ये मालिक है बिजनेस का। प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि भाई डिग्री आप लेते हो, प्रैक्टिस ट्रेनिंग आपने किया, तो आप अपनी ओनरशिप और अपना लाइसेंस, देखो आपको मैंने बताया था कि जब आप डॉक्टर या लॉयर ऐसे प्रोफेशनल बॉडी के साथ अटैच होते हो, ठीक है, आप इस प्रोफेशन में एंटर करते हो तो आपके पास एक लाइसेंस होता है, ठीक है। उस लाइसेंस को आप नहीं ट्रांसफर कर सकते दूसरे पे क्योंकि वर्क आपने किया है, डिग्री आपने कंप्लीट की है, प्रैक्टिस आपने किया हुआ है, दूसरे को आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। बिजनेस में ये पॉसिबल इसलिए था क्योंकि बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि सर्विस एग्रीमेंट आपका होता है, ठीक है। किसी और पे आप पास ऑन नहीं कर सकते हो कि ले भाई आज से मेरी जगह तू काम पे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। बात करूं मेन ऑब्जेक्टिव की, तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रोफेशन का सर्विस प्रोवाइड करना, हाँ फीस चार्ज करते हैं प्रोफेशनल्स, लेकिन मेन मोटो तो उनका सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है भाई सिर्फ पैसा कमाना। ऐसा है एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर को जो भी उसने वर्क दिया हुआ है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय काम करता है और एम्प्लॉय उसके बदले में पैसे लेता है, बस उसका यही मोटो होता है कि भाई मुझे 1 तारीख को पैसे चाहिए ही चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, मैंने बताया था, तो उनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो जो सर्विस एग्रीमेंट होता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि आपको कैसे रहना है, रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब लिखे होते हैं। नेचर ऑफ वर्क मतलब किस तरीके से का काम होता है बिजनेस में, देखो बिजनेस में बेसिकली होता है प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में क्या होता है पर्सनलाइज सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज नेचर प्रोवाइड करना, मतलब बेसिकली आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो इन प्रोफेशन में। अगर आप प्रोफेशन में हो, आप प्रोफेशनल हो, तो आप दूसरों को क्या करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उनकी पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। आप एज अ डॉक्टर नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो किस तरीके का काम होता है बिजनेस में, तो भाई ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे। प्रोफेशन में बात करेंगे तो सर्विसेज की बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट में जो भी वर्क मिला है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा, वो वर्क उसे
करना होता है। रिवॉर्ड क्या होता है? देखो, बिजनेस का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में फीस और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस। ठीक है, रिवॉर्ड मतलब बेसिकली आप इनाम। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका इनाम क्या है, इतना रिस्क उठा रहे हो। प्रोफेशन में इनाम क्या मिलता है? फीस। और सैलरी किस में मिलती है? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, होप सो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैरेक्टरिस्टिक की जगह फीचर भी आ सकता है और नेचर भी आ सकता है। पूछा जा सकता है फीचर्स ऑफ बिजनेस, पूछा जा सकता है नेचर ऑफ बिजनेस, पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो कंफ्यूज मत हो जाना, तीनों का मतलब सेम ही होता है। बात करूं कैरेक्टरिस्टिक की, तो कैरेक्टरिस्टिक का हिंदी मतलब होता है विशेषता, कि बिजनेस में ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जो इसे दूसरे कॉन्सेप्ट से अलग बनाती हैं। बात करूं पहली कैरेक्टरिस्टिक की, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको पता है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए की जाती है। बात करूं सेकंड नंबर की, तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब चीजों का उत्पादन, और प्रोक्योरमेंट मतलब बनी बनाई चीजों को खरीदना फिर उसको बेचना। ये मैंने आपको बताया हुआ। थर्ड पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। मैंने बताया, अगर हमने आप थोड़ा सेकंड पॉइंट गौर करना, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन यानी चीजों को बनाना, प्रोक्योरमेंट मतलब बनी बनाई चीजों को खरीदना। इसीलिए थर्ड पॉइंट जो दिया हुआ है सेल और एक्सचेंज दिया। अरे भाई, आप अगर चीजों को बनाओगे तो बेचोगे ही, सेल होगा ही होगा, और आप बनी बनाई चीजों को खरीदोगे तो उसको भी बेचोगे। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट हो गया सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स ऑन सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है बिजनेस की। बिजनेस कभी भी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं चलता है। बिजनेस रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करना रहता है। फॉर सपोज आपकी शॉप है, आप पता चला एक दिन आ रहे हो, 6 दिन छुट्टी मार रहे हो, एक दिन आ रहे हो फिर 3-4 दिन छुट्टी मार रहे हो, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे करना होता है। वीकली ऑफ होता है बिजनेस में, ये तो सही है, लेकिन आप पता चला कि एक ही दिन आ रहे हो, 2 ही दिन दुकान खुल रही, फिर बाकी दिन क्लोज्ड है, तो बिजनेस की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। बात करूं फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की, तो प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस किया ही इसलिए जाता है कि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। ठीक है, आपको मैंने बताया था ना डिफरेंशिएट जब बता रहा था, तो कि बिजनेस में रिवॉर्ड होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न स्लैश रिस्क। अनसर्टेनिटी मतलब आपको पता नहीं होता है। ठीक है, चीज़ें अचानक से हो सकती हैं। रिस्क होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क से क्या मतलब होता है? देखो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूँ कोविड के टाइम अगर मान लो कोविड आने से 1 महीने पहले कई लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, अब उन्हें क्या पता नेक्स्ट मंथ से कोविड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क है, मतलब आपको पता नहीं है कि कब क्या हो जाए बिजनेस के साथ। ओके, ठीक है, तो होप सो कैरेक्टरिस्टिक नेचर आपको पता चल गया होगा बिजनेस का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि भाई बिजनेस अल्टीमेटली लोग करते क्यों हैं। ठीक है, मोटिव क्या होता है, करने का रीजन क्या है। देखो, ऑब्जेक्टिव 3 है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है ह्यूमन या तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, मोटिव क्या है बिजनेस करने का। ठीक है, तो बात करूं पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहला तो सर्वाइवल। ठीक है, अगर बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि बिजनेस सर्वाइव करे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर दो तो आपको ये रहता है कि भाई मेरा बिजनेस 4 से 5 महीना बस चल जाए किसी तरीके से, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं। बस आपको बिजनेस 4 से 5 महीना जो भी आप पीरियड सोच के रखे हो कि इतने तक मेरा बिजनेस चलना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। इसमें लिखा हुआ है, देखो, सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए बिजनेस को अपने खर्चे कवर करने होते हैं, कि भाई अपने खर्चे तो कवर करो और कुछ प्रॉफिट अर्न करो, तभी बिजनेस जिंदा रह पाता है मार्केट में। नहीं तो आप सुने होंगे कई सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्यों जल्दी खुल जाते हैं? क्योंकि वो अपने खर्चे कवर नहीं कर पाती, कॉस्ट कवर नहीं कर पाती, प्रॉफिट अर्न करेगी नहीं। तो कितने टाइम तक आप घर से पैसे लगाओगे? एक ना एक दिन तो बिजनेस शट डाउन ही हो जाएगा। सेकंड है प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना इज वेरी नेसेसरी, और ये मेन ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है बिजनेस का। प्रॉफिट एसेंशियल होता है बिजनेस की सर्वाइवल के लिए, फिर ग्रोथ के लिए एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ग्रोथ थर्ड नंबर पर लिखा है ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज। द सक्सेस ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एटसेट्रा। थर्ड नंबर पे ग्रोथ लिखा हुआ है। भाई देखो, तीसरा मतलब मोटिव ये होता है ना कि हमारा बिजनेस बढ़े। ठीक है, अगर आज मेरे पास एक शॉप है तो मैं सोचूंगा कि मेरी 2 शॉप्स हो जाए। अगर आज मैं एक चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, एक चीज बना रहा हूं, तो मैं सोचूंगा मैं 2 चीज बनाऊं, 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करूं। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
पहला कौन सा, सर्वाइवल, कि भाई बिजनेस जिंदा तो रहे मार्केट में। दूसरा होता है प्रॉफिट अर्न करना। तीसरा है ग्रोथ, कि भाई जब आपको पता होता है आपने सफिशिएंट प्रॉफिट कमा लिया तो आप फिर सोचते हो कि मैं बिजनेस अब ग्रो करूंगा। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव में 5 यहां पे लिखे हुए हैं। पहला, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सोशल से आप समझ जा रहे हो, नॉर्मल सी बात है, समाज के लिए। इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड था कि भाई इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके यहाँ थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। सोशल मतलब समाज के लिए। अरे भाई बिजनेस है तो समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली रिसोर्स साधन किसकी यूज कर रहे हो, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की यूज कर रहे हो। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला सप्लाई और डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सिंपल सी बात है, आपके प्रोडक्ट सही होने चाहिए। ठीक है, जैसा भी मार्केट में लोग चाह रहे हैं प्रोडक्ट वो आप डिलीवर कर पाओ, और डिलीवर करना ही नहीं है, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, भाव उसके ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्राइस ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो वो कस्टमर फिर उसे परचेज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो कस्टमर के रीच में आए, ठीक है, कस्टमर के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो। ओके, सेकंड है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से क्या मतलब है, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, चीजों को खरीदना बेचना इज ट्रेड। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से क्या मतलब होता है, कुछ बिजनेसमैन धांधलेबाजी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एज अ सोशल ऑब्जेक्टिव में सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि आपको धोखाधड़ी नहीं करना है। इसमें कुछ टर्म्स देखो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी। सेकंड है एडल्टरेशन। एडल्टरेशन मतलब होता है मिलावट, ठीक है, मिलावटी सामान, जैसे होली वगैरह में आप देखते हो खोए में क्या करते हैं ना, मिलावट करते हैं। थर्ड है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी, ठीक है। मान लो फॉर सपोज आप देखते होगे जब फेस्टिवल सीजन वगैरह आता है या शादी के सीजन वगैरह आते हैं ना, तो कई सारे वेजिटेबल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं और अपने पास जमा कर लेते हैं, और जब देखेंगे शॉर्टेज है ना, थोड़े थोड़े सप्लाई करते हैं, जिससे उनका रेट बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा पैसे वो अर्न करते हैं। होर्डिंग मतलब सिंपल वो होता है जमाखोरी, ओवर चार्जिंग एक्सेट्रा, मतलब किसी भी चीज के ज्यादा पैसे मत चार्ज करो, जो चीज 5 चाहिए उसको 5 में ही सेल करो, ठीक है। Exaggerating in advertisement about the uses of products is also an unfair trade practice. Exaggerate करना, exaggerate मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। जैसे आप देखते होंगे नॉर्मल शैम्पू वगैरह के ऐड आते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें दिए होते हैं कि मतलब आप ये लगा लो तो आपके बाल ग्रो कर जाएंगे, आपके अगर ग्रे हेयर्स हैं तो वो वापस रिवर्स हो जाएंगे। तो बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं चीज़ों को। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ ये सब गलती होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इन चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है, ठीक है। इससे खाली ये नहीं होगा, बिजनेसमैन अपनी रेपुटेशन ही नहीं लूज करेगा, लेकिन ये पनिशेबल होता है अंडर लॉ। देखो तीसरा सबसे मेन सोशल ऑब्जेक्टिव ये होता है बिजनेस के, भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां बढ़ाए। आप देखो अपने आसपास सबसे ज़्यादा नौकरियां कौन दे रहा है, बिजनेस ही देता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एवरी सोसाइटी। द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन ओवरकमिंग दिस बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। आजकल के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन है, बेरोजगारी बहुत कॉमन है, इसलिए बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। जैसे एक बिजनेस खुलता है वो अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि वो 2 लोगों का साथ में गुजारा हो जाएगा उसमें, ठीक है। मतलब आप सोचो, आप जब बिजनेस करते हो ना, आप कई लोगों के घर चलाते हो, ओके। फोर्थ है सोशल सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विस, समाज सेवा, एनजीओज वगैरह में इन्वेस्ट करना, ये तो आप रीड करोगे तो समझ जाओगे। फिफ्थ है अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, मतलब आप भाई देखो समाज है, समाज को गंदा मत करो। जो भी वेस्ट मटेरियल है आप देखते हो इंडस्ट्रीज वगैरह क्या करती हैं कि रिवर्स में छोड़ देती हैं, ठीक है। तो ये सब काम थोड़े अवॉइड करने चाहिए। बात करूँ ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, तो ये सोल ऑब्जेक्टिव सोचा जाता है जो भी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी स्टाफ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके लिए सोचा जाता है। एम्प्लॉयज वगैरह जो होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव सोचा जाता है। पहला प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, हाँ भाई सही माहौल हो उनको काम करने का। दूसरा पेमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेज एंड सैलरीज, मतलब पैसे ऐसे दो, सैलरी वगैरह ऐसे दो ना कि हाँ वो उनको सेटिस्फैक्शन रहे, ना कम ना बहुत ही ज्यादा, जो चल रही है उतना सैलरी पे करें। मतलब सिर्फ वही नहीं, उनके स्किल्स के हिसाब से सैलरी पे करना इज नेसेसरी। थर्ड है पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बाय इंपार्टिंग ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। फोर्थ पीयर रिकॉग्निशन। अब पीयर रिकॉग्निशन से क्या मतलब होता है, भाई उनको भी इज्जत दो, ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, उनके भी आइडियाज को क्या करो आप आने दो, जो भी आइडियाज हो उनको भी तो इनिशिएटिव लेने दो इन सब कामों में। तो ये होता है बेसिकली पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिफ्थ है प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा। सिंपल सी बात है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो अगर आपको एडिशनली कुछ वर्क करना है उन लोगों के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो गए, उनके चिल्ड्रंस को, उनके जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना कम्स अंडर ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो हमने 3 ऑब्जेक्टिव कवर किए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कवर किया, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव टोटल वो सब ऑब्जेक्टिव होते हैं जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, उसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ आ गया। सेकंड हमने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा जो कि समाज के लिए होता है, उसमें अगेन हमने 5 पढ़े। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि एम्प्लॉयज के लिए बेसिकली होता है। ओके, तो होप सो यहां तक समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा देन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक हमारा है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ये एज सच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसे आप खुद से भी रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे और इसके लिए हमें
बोर्ड पे ही पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का। इससे शॉर्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन है, ना कि बिजनेस का। मतलब बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज, जितने भी काम हो रहे हैं उनका क्लासिफिकेशन है कि बिजनेस में जो भी काम होते हैं उनको दो में क्लासिफाई किया गया। पहला है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है ना, बेसिकली देखो, इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। कई सारे कच्चे सामान को जब मिला के एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो कि कंज्यूमर यूज़ करते हैं, वो होता है इंडस्ट्री उसका काम करती है। फॉर एग्जांपल, मेरा मार्कर बनाने की कंपनी है, तो मेरे यहाँ जो इंडस्ट्री होगी वो क्या करेगी, प्लास्टिक वगैरह खरीदेगी, इंक खरीदेगी, इसके अंदर नीडल यूज़ हुआ उसको खरीदेगी, कई सारी चीज़ें खरीदेगी, प्लास्टिक खरीदेगी। तो उन सबको मिला के ये जो मार्कर बनेगा, ठीक है, जो मैंने सारे सामान खरीदे वो मेरा रॉ मटेरियल है। अब ये जो मार्कर बना वो मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है। क्यों, ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है मैं अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेचूंगा। तो इंडस्ट्री यही काम करती है, कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज में कैसे काम होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होते हैं। मैंने आपको मार्कर का एग्जांपल दिया था। अब इंडस्ट्रीज केवल वही काम नहीं करती हैं कि चीजों को प्रोडक्शन कर रही हूं, वो एनिमल्स की रियरिंग एंड ब्रीडिंग भी करती हैं। एनिमल्स की रियरिंग एंड ब्रीडिंग से क्या मतलब है, जो जानवर होते हैं उनका पशुपालन जिनको बोला जाता है, उनका पालन पोषण करना। उनका पालन पोषण इसलिए कई सारे मोटिव से किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं डेयरीज वगैरह, वहां पे काऊ वगैरह, बफेलो वगैरह का पालन किया जाता है, जिससे कि उनके कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। ओके, तो ये भी काम बेसिकली जो भी आता है इन सब के अंडर में, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हो चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। एनिमल्स में रियरिंग एंड ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन जैसे चीजें आ गई। और प्रोडक्शन में हम जब बात कर रहे हैं तो इन सब चीजों का जैसे मार्कर वगैरह हो गया, जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो सब इंडस्ट्रीज में आता है। ओके, होप सो इंडस्ट्रीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंडस्ट्रीज को देखो तीन में क्लासिफाई किया गया है। पहला है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा है टर्शियरी इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्रीज को हम लोग सर्विस इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री से मूव ऑन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना ये चाहूंगा कि ये जितना भी मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, ये अगर आपने याद कर लिया तो आपका चैप्टर 1 में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी आपके बनने वाले हैं वो इन्हीं पोर्शन से बनेंगे। इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब देखो, इंडस्ट्रीज को भी तीन में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज देखो, मैं आपको बता रहा हूं प्राइमरी इंडस्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है। देखो, primary industries includes all those industries which are concerned with extraction of natural resources and reproduction of living species. प्राइमरी इंडस्ट्रीज में काम क्या होता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हमें धरती से मिलते हैं, अर्थ से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन मतलब उनको निकालना। जैसे कि आपको पता है गोल्ड, डायमंड वगैरह हो गया, आयरन एंड कॉपर, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, यानी एक मिनरल होता है हमारा। ठीक है, ये सब मिनरल्स हमें कहां से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं। तो इनको निकालना, दीज आर ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज, इनको निकालना कम्स अंडर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। और तो और एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री समझाते टाइम। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को आप देखोगे दो में क्लासिफाई किया गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो इतना समझो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो क्या करती है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्राकृतिक संसाधनों को निकालने का काम जो भी इंडस्ट्रीज करती हैं वो आती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। देखो कौन कौन सी आ जाती हैं, सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, हमें अर्थ से कई सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो गोल्ड हो गया, डायमंड वगैरह हो गया, आयरन, कॉपर, दीज आर ऑल आर मिनरल्स। ये नेचुरल होते हैं, ये कहीं बनते नहीं है, हमें धरती से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी निकालना पड़ता है। फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सीज, जैसे मछली निकालना हो गया, ठीक है। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, लकड़ी वगैरह जो भी हम जंगलों से ले रहे हैं, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर में आता है। तो जो भी काम हम इन सब से रिलेटेड कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। वहीं बात करूं सेकंड है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्राइमरी इंडस्ट्रीज में, मैंने आपको बताया था प्राइमरी इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का भी काम होता है लिविंग स्पीसीज का, ठीक है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑल इंक्लूड्स इन जेनेटिक इंडस्ट्रीज। मैं रीड आउट कर देता हूं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बर्ड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सबका पालन होता है बर्ड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स का। इनको खाना खिलाया जाता है, इनको बड़ा किया जाता है ताकि इनके ऑफस्प्रिंग्स लाए जा सके, और इनके कई सारे यूजेस भी होते हैं, जैसे मीट वगैरह हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। देखो फॉर एग्जांपल रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स जैसे मुर्गे वगैरह हो गए उनके हो गए। रियरिंग ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी, प्लांट्स की भी होती हैं, प्लांट्स को कई सारे स्पीशीज आपको मिलते हैं, कई सारे अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स भी दिखने को मिलते हैं आपको। ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स, आप इसको पिस्किकल्चर बोलते हैं हम लोग, मतलब जहां भी मछली पालन किया जाता है उसको हम लोग पिस्किकल्चर बोलते हैं, आर इंक्लूडेड इन जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो आपको ये समझ में आ गया कि इंडस्ट्री क्या काम करती है, प्रोडक्शन का काम करती है, और तो और रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, कई सारे प्रोसेस होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो वो सब इंडस्ट्रीज में आती है। इंडस्ट्रीज में प्राइमरी इंडस्ट्रीज द फर्स्ट इंडस्ट्रीज, जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज में अगेन दो में एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। वहीं सेकंड इंडस्ट्री की बात करूं तो वो होती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज।
सेकेंड इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्रीज आती हैं। द फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड दूसरा है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग से आपको पता चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हम बेसिकली हम क्या करते हैं, चीजों को बनाते हैं। आप देख रहे हो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में हम क्या कर रहे थे, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज को, और तो और रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, रियरिंग एंड ब्रीडिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में। हमने अभी तक प्रोडक्शन किसी इंडस्ट्री में नहीं किया। हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वालों को कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो चीजों को बना रहे हैं। एक बार इसको रीड करता हूं, देखो। Secondary industries make use of products which are extracted and produced by primary industries as their raw materials and produce finished products। इसका मतलब क्या होता है, जो भी सामान ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वाले इकट्ठा कर रहे हैं, वो सामान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, मतलब कच्चा माल बन के आता है। ये इंडस्ट्रीज जितना भी मटेरियल गैदर करती है, उसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने काम में करती है। किसके का, कैसे, एज अ रॉ मटेरियल। ओके, अब देखते हो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दो में क्लासीफाई किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सिंपल मैंने आपको बताया था, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ने जितना एक्सट्रैक्ट किया, जो भी रिसोर्सेज इन्होंने इकट्ठा किए हैं, वो उसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने प्रोसेस में करती हैं एज अ रॉ मटेरियल्स। अब देखो इसका एग्जांपल क्या था, जैसे टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। हम लोग टिम्बर यानी लकड़ी वगैरह किससे इकट्ठा कर रहे थे, फॉरेस्ट जंगल से इकट्ठा कहां पे कर रहे थे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में। अब जो लकड़ी हमने इकट्ठा की वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले खरीदते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर में। समझ आ रहा है, देखो कनेक्टेड है चीजें। प्राइमरी इंडस्ट्रीज का सामान उठाया, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में लाया, मैन्युफैक्चरिंग वाले उससे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं उनको फर्नीचर में। ठीक है, आयरन हम निकाल रहे थे, मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स वगैरह, आयरन निकाला, आयरन को हम कन्वर्ट करते हैं स्टील में, और तो और शुगर केन, गन्ने वगैरह हो गए, उनको हम कन्वर्ट करते हैं शुगर में। दीज ऑल और इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं, गुड्स बनाते हैं, मतलब फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, दो तरीके के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। अब आप मोटा मोटी ये समझो, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम और आप डायरेक्टली यूज करते हैं, मतलब उसका कोई और फॉर्म नहीं होता है। जैसे अगर हम बिस्किट वगैरह लेने जा रहे हैं तो वो हमारी कंज्यूमर गुड्स है, ब्रेड वगैरह ले रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वो बने बनाए गुड्स हैं। और इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज वाले यूज करते हैं अपने काम में, जैसे मशीन वगैरह हो गई, टूल्स वगैरह हो गए। उनको भाई चीज़ों को बनाने के लिए मशीनरी वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, टूल्स वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब जो गुड्स बनाए जाते हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स के अंडर में आते हैं। मतलब बेसिकली उन गुड्स का काम क्या होता है, दूसरे गुड्स को बनाना। ठीक है, गुड्स को बनाने में हेल्प करना, वो होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में जबकि ऐसा नहीं था, हम डायरेक्टली उसे खरीद रहे थे और उसे कंज्यूम कर रहे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग में देखो 4 इंडस्ट्रीज आती हैं, मैंने आपको बताया है। देखो 4 इंडस्ट्रीज को कैसे याद करोगे, मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो नेमोनिक कोड बनाया हुआ है, PAAS, पास जिसको हम बोलते हैं। P यहाँ पे स्टैंड करता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से, A एनालिटिकल, A असेंबली और S फॉर सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। अब मैं इसको रीड आउट करूंगा, आपको समझाता जाऊंगा। देखो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वो कई प्रोसेस को झेलते हुए तब फिनिश गुड्स में बनता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह, जितनी भी इंडस्ट्रीज क्लोथ्स से रिलेटेड होती हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जैसे आपको कपड़ा, आप देखो जो भी कपड़ा आप खरीदते हो, अगर इंडस्ट्रीज में जाकर देखोगे तो वो कई प्रोसेस में होके फाइनली क्लोथ बनता है। जैसे कॉटन हो गया, कलर हो गया, प्रिंटिंग्स वगैरह हो गई, मतलब इन डिटेल तो मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन आप देखोगे वो कई प्रोसेस में होके फाइनल गुड्स बनता है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और शुगर हो गया, शुगर केन से, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। तो मतलब जिस भी गुड्स को बनाने में कई सारे प्रोसेस लग रहे हैं और वो इंडस्ट्री ही करती है, तो वो इंडस्ट्री आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, कि कई प्रोसेस में जाके हमारे गुड्स बन रहे हैं। एंड द सेकंड वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्री देखो क्या करती है, इन एनालिटिकल इंडस्ट्रीज द रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में होता क्या है, वो कच्चे माल को कई बारी में तोड़ा जाता है और उससे हमें अलग अलग फिनिश गुड्स मिलते हैं। नहीं समझ में आया, एग्जांपल समझो, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल, तेल की बात कर रहे हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है और कई फिनिश प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोलियम भी मिलता है, हमें डीजल भी मिलता है, केरोसिन ऑयल और गैसोलीन एक्सेट्रा वगैरह हमें क्रूड ऑयल से मिलते हैं। क्रूड ऑयल को बार बार प्रोसेस किया जाता है। तो आप सोचोगे भैया इसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्यों नहीं डालते? प्रोसेसिंग में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हम एक सामान को बनाने के लिए कई बार उसे प्रोसेस में ला रहे थे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक सामान को तोड़ा जा रहा है कई बारी में, कई बार प्रोसेस किया, तो हमें अलग अलग फिनिश गुड्स मिल रहे हैं। जैसे पेट्रोल मिल गया, डीजल मिल गया, केरोसिन मिला, गैसोलीन वगैरह मिला, तो इट कम्स अंडर एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। बात करूं असेंबली इंडस्ट्रीज की, तो जैसे कि आपको पता है असेंबली क्या होती है, स्कूल असेंबलीज क्या होती है, वहां पे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और हम लोग साथ में प्रेयर्स वगैरह करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और असेंबली इंडस्ट्री का सेम काम ये होता है कि कई सारे फिनिश गुड्स को जोड़ के एक गुड बनाया जाता है। जैसे आप देखोगे मोबाइल फोन वगैरह बनाने के लिए हमें बैटरी लगती है, प्लास्टिक कोर्स लगते हैं, ग्लास लगता है, तो ये सब ऑलरेडी फिनिश गुड्स होता है। ग्लासेस हो गए, प्लास्टिक हो गया, और तो और ये बैटरीज वगैरह हो गए, लिथियम बैटरी जो भी लगती है उसमें, तो ये सब फिनिश गुड्स हैं। इन सबको जोड़ के आपको मोबाइल फोन बनाया जाता है। तो असेंबली इंडस्ट्री का काम क्या होता है, वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट्स। जैसे आप कंप्यूटर का एग्जांपल ले लो, कंप्यूटर बनाने के लिए क्या होता है, सेम चीज यूज होती है। जैसे मान लो डेस्कटॉप यूज हो गया, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, जितनी भी चीजें लगती है वो देखो ऑलरेडी बनी बनाई चीजें। अब उन बनी बनाई चीजों को हम गैदर करते हैं और एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप बना लिया
और हमने कीबोर्ड लिया, हमने सीपीयू लिया, हमने माउस लिया, इन सबको गैदर करके हमने एक फिनिश गुड बनाया जो कि होता है कंप्यूटर। टेलीविजन हो गया, वॉचेज हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया, कार्स वगैरह हो गए, एटसेट्रा। इट कम्स अंदर असेंबली इंडस्ट्रीज। असेंबली में मतलब कई सारे फिनिश गुड्स को जोड़ के जब एक गुड्स बनाते हैं तो हमारा असेंबली इंडस्ट्रीज में। सिंथेटिक इंडस्ट्री में 2 से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स करके हम जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में आता है। तो आप सोचोगे भैया ये तो हम सब में करते हैं ना, नहीं, यहां पे देखो क्या होता है, 2 से ज्यादा मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, वहां पे मिक्सिंग नहीं हो रही थी, जैसे हम जब टेक्सटाइल या क्लोथ्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम मिक्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे हम मिक्सिंग का काम कर रहे हैं। कई सारे केमिकल्स को मिक्स करके देखो आप सोप बनते हैं, पेंट्स बनते हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह बनते हैं, कई सारे केमिकल्स यूज होते हैं, उन सबको साथ में मिक्स किया जाता है। ये आता है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में। तो एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी भैया। प्रोसेसिंग, पी मतलब प्रोसेसिंग में जब हमें कोई गुड्स बनाने होते हैं और उनको बार बार प्रोसेस करके बार बार कई सारे स्टेजेस में ला के एक फाइनल गुड बनता है, एक फाइनल गुड बनता है, वो आता है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को गैदर करते हैं। एक मटेरियल को गैदर करके जब उनको डिफरेंट स्टेजेस में लेके आते हैं, तोड़ते तो हमें अलग अलग फिनिश गुड्स मिलते हैं। मैंने क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया था। असेंबली इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड्स को जोड़ते हैं और एक गुड्स बनाते हैं। जैसे टेलीविजन हो गया, मैंने आपको टेलीविजन का एग्जांपल दिया था, कंप्यूटर का, कार्स वगैरह हो गई। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में केमिकल वगैरह को मिक्स करते हैं, 2 मटेरियल्स को साथ में मिक्स करके, 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल को साथ में मिक्स के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सोप, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। होप सो आपको इंडस्ट्रीज वगैरह समझ में आई होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल इंडस्ट्रीज, टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्रीज। अब ये क्लासिफाई तो किसी में नहीं की गई है। सर्विस इंडस्ट्री बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सर्विस का मतलब आपको सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है BITW है, बिटवा जिसको मैंने लिखा हुआ है, ये आप एक्रोनिम याद कर सकते हो, निमोनिक्स जिसको हम बोलते हैं। B फॉर बैंकिंग, I फॉर इंश्योरेंस, T फॉर ट्रांसपोर्ट, W फॉर वेयर हाउस, A फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये देखो जो तीसरी इंडस्ट्री होती है वो हमें सुविधाएं प्रोवाइड करती है। जैसे बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी सुविधा है, बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से आपको लोन वगैरह लेना है तो बैंक देने के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। और तो और आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन, आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, सब बैंक के थ्रू होगा। कई सारी बैंक की सुविधाएं, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो, तो ये सब आपको कौन प्रोवाइड करता है? बैंकिंग। इंश्योरेंस, बीमे की सुविधा भी आपको प्रोवाइड कौन करता है? बैंक प्रोवाइड करता है। आप देखते हो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अपना इंश्योरेंस करवाई होती हैं कि बाय चांस कहीं कभी उसमें आग लग गई या कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो लॉस रिकवर कौन करता है? बैंक करता है। ठीक है, अब बैंक फ्री में तो नहीं करता, आप कुछ पैसे उसे देते हो मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, व्हाटएवर पॉलिसी सेज। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप देखो, आप गुड्स बना रहे हो तो आप हो सकता है, मैं मान लो ये मार्कर मैं दिल्ली बना रहा हूं, मैं दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कहां है? दिल्ली में। अब मुझे ये सामान ऑल ओवर इंडिया भेजना है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया मुझे उस सामान को अलग अलग शॉप से बेचना है। तो क्या मेरा कॉन्टैक्ट कंज्यूमर से डायरेक्टली है क्या? नहीं है। कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ साधन चाहिए होंगे ना। जैसे हो गया, आपके देखोगे आप बसेस वगैरह चलती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में आप देखते हो कि बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं। आप तो शिप्स होती हैं, आप बाय एयरवेज भी भेज सकते हो अपने सामान। तो जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती है वो हमें सर्विस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। वेयर हाउस क्या होता है? देखो, वेयर हाउस क्या काम करता है? देखोगे आप, देखना कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो साल के दौरान बनाए तो जाते हैं, लेकिन उनका स्पेसिफिक मंथ होता है जब वो बनते हैं, लेकिन वो यूज में कब आते हैं ना? हो सकता होगा आपने आज बनाया, हो सकता होगा उसका यूज 6 महीने बाद हो रहा हो। ठीक है, जैसे आप देखो फायर क्रैकर्स वगैरह, जो पटाखे जो भी होते हैं, पटाखे बनते हैं, और जो होली के कलर्स वगैरह होते हैं, आप देखोगे वो मेनली कौन से फेस्टिवल पे? दिवाली पे। हो सकता है कोई शादी वगैरह का फंक्शन हो, कोई फंक्शन हो, उसमें यूज होते हैं। आप देखोगे पटाखे बहुत ज़्यादा नहीं बिकने वाली आइटम होते हैं, वो एक स्पेसिफिक फेस्टिवल पे ही बिकते हैं। होली में कलर्स वगैरह होगा। तो क्या आप देखो, बनाना क्या दिवाली के टाइम में चालू होता है? नहीं, वो बन तो बहुत पहले से जाते हैं, लेकिन उनको स्टोर करने की सुविधा जो दी जाती है, उनको स्टोर किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम तक के लिए, वो होता है वेयर हाउसिंग की सुविधा। हमें वेयर हाउसिंग की सुविधा देती है। जैसे आप व्हीट और राइस की बात कर लो, वो देखो एक स्पेसिफिक सीजन में उगाए जाते हैं कल्टीवेट, लेकिन वो थ्रू आउट द सीजन खाए जाते हैं। ठीक है, पूरे मतलब ऑल ओवर जितने भी 12 मंथ्स हैं उनमें खाए जाते हैं। आप चावल भी ले लो, आटा भी ले लो, लेकिन वो एक स्पेसिफिक सीजन में उगाए जाते हैं। तो उनको भी स्टोर करने की फैसिलिटी कौन देता है? हमें वेयर हाउस देता है। एडवर्टाइजिंग से क्या मतलब है? देखो, एडवर्टाइजिंग आपको क्या चाहिए होती है? जैसे अगर मैंने मार्कर बनाया है तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस कंपनी का मार्कर आता है? तो मैं एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा। एडवर्टाइजमेंट किसी के थ्रू हो सकता है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूँ, अब तो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट होगा, डिजिटली भी मैं जितनी भी एडवर्टाइजमेंट मैं करवा सकता हूँ, टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट करवा सकता हूँ। तो डिफरेंट वे हैं। होर्डिंग्स लगवा सकता हूँ, आप देखते हो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं। एग्जांपल में आप ले लो चिप्स वगैरह के जितने भी एडवर्टाइजमेंट, आप होर्डिंग्स देख लोगे उनकी। ठीक है, तो ये सारी सुविधा जो हमें प्रोवाइड की जाती है वो टर्शियरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। आप देखोगे ये जरूरी क्यों होती है? जरूरी इसलिए होती है ना, क्योंकि बिना इन सब सुविधाओं के हम जो भी गुड्स बनाए हैं वो सब जा नहीं पाएंगे। ट्रांसपोर्ट ना रहे अगर, तो क्या आप एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स पहुंचा पाओगे? नहीं पहुंचा पाओगे। वेयर हाउस, अगर आपको सुविधा स्टोरेज की ना मिले, स्टोर करने की, तो आपका सामान तो खराब हो जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट होगा नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो कैसे बेचोगे?
सेम कम्स इन बैंकिंग। तो बैंकिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आप भाई बैंक अकाउंट में आपके पैसे वगैरह आएंगे, बैंकिंग से सुविधा चेक वगैरह की, ड्राफ्ट वगैरह की, ओवरड्राफ्ट की, जितनी फैसिलिटी होती है वो बैंक देगी। इंश्योरेंस कवर कराना भी बहुत जरूरी होता है। तो इट ऑल कम्स अंडर टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्रीज। तो आई होप सो आपको इंडस्ट्रीज क्लियर हो गया होगा। बिजनेस एक्टिविटी को दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, दूसरा जो टाइप है वो है कॉमर्स। आप कॉमर्स देखो क्या काम करता है। कॉमर्स रिफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। वर्ड याद रखना, अल्टीमेट कंज्यूमर। कॉमर्स क्या करता है, जो भी गुड्स यहाँ पे बने, गुड्स से क्या मतलब है, मैं इन दो इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। इन्होंने रॉ मटेरियल्स निकाला, मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने बनाया, एक इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री छूट गई थी। कंस्ट्रक्टिव बेसिकली डैम वगैरह, रिवर से रिलेटेड डैम्स, बिल्डिंग्स, जितने भी काम होते हैं इन सबसे रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो दैट कम्स अंडर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। बहुत इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है। तो देखो कॉमर्स क्या करता है ना, जो भी गुड्स यहाँ पे बने हैं, गुड्स जो भी इस इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना कॉमर्स के अंडर में आता है। आप सोच रहे हो कि भैया ये तो सर्विस इंडस्ट्रीज में आता है ना, अभी रुको, अभी समझते जाओ। देखो क्या होता है, कॉमर्स को दो में बांटा गया है। पहला है ट्रेड, दूसरा है एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का सिंपल मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब होता है चीजों को खरीदना और चीजों को बेचना। कहां, किसको बेचना, कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर। जैसे कि मैं अपनी बात अगर कर रहा हूं, अगर मैं सपोज मुझे मैगी खाना है, तो मैं मैगी का अल्टीमेट कंज्यूमर को, क्योंकि फाइनली खाने तो मैं ही वाला हूं, कंज्यूम उसे मैं करने वाला हूं। अल्टीमेट कंज्यूमर वो होता है जो भी उस सामान को कंज्यूम करने वाला है। आप देखोगे फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन आप खरीदने जाते हो तो यूज तो आप ही करोगे, तो उससे अल्टीमेट कंज्यूमर आप खुद होते हो। कॉमर्स को दो में बांटा गया है, ट्रेड्स और सेकंड है एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखो मैं रीड आउट करूंगा, आपको समझ में आता जाएगा। ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड एक अंदरूनी हिस्सा होता है कॉमर्स का, ठीक है। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदना और बेचना। ट्रेड एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। ये जो ट्रेड होती है वो लिंक क्रिएट करती है। लिंक किसके बीच में क्रिएट करती है, मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वाले, कंज्यूमर यानी उसे उसका यूज करने वाले, कंज्यूमर्स तक। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडर द मैन्युफैक्चरर विल हैव टू सर्च फॉर कंज्यूमर एंड द कंज्यूमर विल हैव टू सर्च फॉर द मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर्स कौन होते हैं, ट्रेडर्स एक्ट करते हैं मिडिलमैन की तरह, ठीक है। एक बात बताओ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मार्कर की, तो क्या मैं खुद जाऊंगा घर घर कंज्यूमर्स को बेचूंगा क्या, ये मेरा मार्कर ले लो, ये मेरा मार्कर ले लो? नहीं, मैं खोजता रह जाऊंगा कंज्यूमर, और कंज्यूमर मुझे खोजते रह जाएंगे कि भाई मुझे मार्कर खरीदना है, अच्छी कंपनी का मार्कर कहाँ है, ठीक है। लेकिन ट्रेड हेल्प करता है हमें गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनली कहां तक पहुंचाने में, कंज्यूमर तक पहुंचाने में। कैसे, अब देखते हो। ट्रेड को दो पार्ट में बांटा गया, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आपको जैसा कि नाम से पता चला, इंटरनल ट्रेड मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन, अगर मैं इंडिया में काम कर रहा हूं तो इंडिया के अंदर जितना भी मैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहा हूं वो आएगा इंटरनल ट्रेड में। वही बात करूं एक्सटर्नल ट्रेड में, अगर मैं काम इंडिया में कर रहा हूं लेकिन मैं अपने सामान बेच और सामान खरीद बाहर से रहा हूं, फॉरेन कंट्रीज से रहा हूं, तो वो एक्सटर्नल ट्रेड में आता है। देखो इंटरनल ट्रेड दो तरीके की होती है, एक होती है होलसेल ट्रेड और दूसरी होती है रिटेल ट्रेड। अब देखो होलसेल ट्रेड का काम क्या होता है ना, होलसेल ट्रेड बल्क में सामान खरीदती है। बल्क मतलब लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदती है और वो जाके छोटी छोटी दुकानों पे सेल करती है। देखो इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। द होलसेलर बाय गुड डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल दिस गुड्स टू द रिटेलर्स। जनरली अ होलसेलर इज स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ही मेंटेन्स अ लार्ज स्टॉक। ही बाइज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स ऑन क्रेडिट टू रिटेलर। देखो इसमें लिखा क्या है ना, होलसेलर क्या करते हैं, वो डायरेक्टली सामान किससे लेते हैं, मैन्युफैक्चरर। मतलब मैं अगर ये मार्कर बना रहा हूं तो ये मार्कर मैं किसको, ये मार्कर बल्क क्वांटिटी में मुझसे एक मिडिलमैन जिसको होलसेलर बोलते हैं वो खरीदेगा, कहेगा भैया ये मैं कई लार्ज क्वांटिटी में 100 गत्ते 1000 गत्ते में खरीदूंगा आपसे। अब वो मुझसे तो डायरेक्टली खरीदता है, ठीक है, उसने मेरे से खरीदा और अब वो बेचेगा किसको, रिटेलर्स को। मतलब जो मिडिलमैन मुझसे खरीदा, फॉर सपोज मैं बना रहा हूं, आप में से कोई मुझसे सामान खरीद रहा है, आप जाके दुकानों पे सेल कर दो, छोटी छोटी दुकानों पे, स्टेशनरी शॉप्स पे सेल करते हो, तो आप होलसेलर हो और वो रिटेलर्स हो जाएंगे। रिटेलर छोटी क्वांटिटी में माल खरीदते हैं और आप लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हो, ठीक है। ये ही यूजली मेंटेन्स अ लार्ज स्टॉक से क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, मैं एक दो गत्ते में होलसेलर्स काम नहीं करते हैं। अगर वो मार्कर खरीद रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे तो उनके पास लार्ज स्टॉक भी अवेलेबल होगा। रिटेल ट्रेड क्या करते हैं, रिटेलर्स, आप आसपास अपनी जितनी भी जनरल स्टोर की दुकान देखो, किराने स्टोर की दुकान देखो, शॉपिंग मॉल्स वगैरह देखो, वो सब रिटेलर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो होलसेलर्स से खरीदते हैं सामान को और आपको बेचते हैं। होलसेलर कभी भी कंज्यूमर्स को सामान नहीं बेचता है। देखो होलसेलर जाके आपको सामान नहीं देगा, होलसेलर दुकानों पे देगा और दुकान वाले से आपको मिलेगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल दिस गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब कि ट्रेड हमें हेल्प करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में। इंटरनल ट्रेड मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल रीजन, अगर मैं इंडिया में काम कर रहा हूं तो और इंडिया में मेरे सामान बिक रहे हो, मैं खरीद रहा हूं, तो इंटरनल ट्रेड में। इंटरनल में होलसेल और रिटेल आता है। देखो यानी मैं बना कहां रहा था, मैंने मार्कर कहां बनाया, मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मार्कर बने। मुझे सर्विस किसने प्रोवाइड की, मुझे सर्विस इस सबने बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट से मुझे सर्विस मिली। तीसरी इंडस्ट्री ने मुझे सर्विस प्रोवाइड की। अब जो मेरी इंडस्ट्री ने मार्कर बनाया उसने बेचा किसको, उसने बेचा होलसेलर को बल्क क्वांटिटी में। होलसेलर ने किसको बेचा, रिटेलर्स को।
छोटी दुकान वालों को, रिटेलर्स ने फाइनली किसको दिया, कंज्यूमर्स को। समझ में आ गया, देखो चेन में वर्क कर रहा है। एंड द सेकंड वन इज एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में भी देखो, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बाहरी रीजन में जब आप सामान बेच रहे हो या खरीद रहे हो। एक्सटर्नल ट्रेड में देखो दो तीन आते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट का मतलब जब आप फॉरेन कंट्रीज से सामान खरीदते हो, एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब आप फॉरेन कंट्रीज में सामान बेचते हो। एंट्री पोर्ट दोनों का मिक्सचर है, दोनों का कॉकटेल है, मतलब आप सामान खरीद तो फॉरेन कंट्रीज से रहे हो लेकिन किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में बेचने के लिए। नहीं समझ में आया, मतलब मैं खरीद तो दूसरी कंट्री से रहा हूं और बेच किसको रहा हूं, दूसरी कंट्रीज को बेच रहा हूं। ठीक है, मैं भी मिडिलमैन की तरह काम कर रहा हूं, वो आता है एंट्री पोर्ट के अंदर में। बात करूं एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये हेल्प करती हैं ट्रेड को आसान करने में। कैसे ट्रेड को आसान करने में हेल्प करती हैं, सेम देखो सर्विस इंडस्ट्री जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही थी, एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सेम आपको प्रोवाइड करती हैं और स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड करती है। मतलब आपको सामान बेचना है या खरीदना है, उसका स्मूथ फ्लो एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंडर में आता है। अगेन बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, एडवर्टीजमेंट वगैरह इसमें कवर होता है। होप सो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आई डोंट थिंक इसके और कुछ टाइप्स बचे हुए हैं, मैंने वो कवर कर दिया है। देखो कॉमर्स के कुछ फंक्शन होते हैं, जो कॉमर्स होता है सेम फंक्शंस होते हैं, आप रीड आउट में कर दे रहा हूँ। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पर्सन से क्या मतलब है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं सामान बना रहा हूँ। अब मैं सामान बना तो रहा हूँ, मुझे बेचना है, मैं बेचूंगा किसको, भाई मैंने आपको बताया था मैं होलसेलर्स को बेचूंगा। तो ये सब पर्सन्स का हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब दिक्कतें होती हैं, आपको सामान बेचने तक में क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो हिंड्रेंस के अंडर में आता है। तो ये पर्सन का गैप हटाता है, कौन हटाता है, कॉमर्स के अंडर में हटाता है। कैसे हटता है, देखो ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड से पर्सन का गैप हटता है। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस क्या मतलब है, बनात मैं दिल्ली में रहा हूं, मुझे बेचना लखनऊ में, कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, उससे जाएगा। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम से क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, फायर क्रैकर्स एग्जांपल वगैरह दिया था कि ये सब जब बनते हैं तो इनका एक स्पेसिफिक पीरियड आता है यूज होने का। वीट्स और राइस का भी एक स्पेसिफिक सीजन होता है जब वो कल्टीवेट किए जाते हैं और ये थ्रू आउट द ईयर कंज्यूम किए जाते हैं। तो इनको रखने का, सही सलामत रखने का टाइम पीरियड जो प्रॉब्लम आता है वो वेयर हाउस सॉल्व करती है। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज से क्या मतलब है, आप देखो सामान बेचते हो तो आपके पास कैश वगैरह आता है, कई सारी फैसिलिटीज आपको बैंक प्रोवाइड करता है। आपको बड़े पैमाने पे काम करना है तो आपको लोन की नीड होती है, वो भी आपको बैंक देता है। तो एक्सचेंज की जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो बैंक दूर करता है। रिस्क इंश्योरेंस के अंडर में कवर होता है। हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब मैंने मार्कर बनाया, कंज्यूमर को पता ही नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट एक मेन रोल प्ले करता है जहां आपको कंज्यूमर्स को पता चल जाएगा। अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक, और इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे लेकिन हाँ इससे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स व्हिच आर बियॉन्ड कंट्रोल। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से बिजनेस रिस्क मींस अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है घाटे वगैरह हो जाना, मतलब ऐसे कुछ स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो आपको नहीं पता होती लेकिन हो जाती हैं और उससे आपको घाटे हो जाते हैं, बिजनेस में लॉस हो जाता है। तो बिजनेस रिस्क यही होता है। आपको पता है जैसे कोविड वगैरह आया था तो कितने बिजनेसेस बंद हो गए थे, कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस में चला गया था, देख रहे हो, आपको पता है। तो बिजनेस रिस्क का यही मतलब होता है कि ऐसी कुछ स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और उससे आपके बिजनेस को बहुत घाटा होता है लार्ज अमाउंट पे, वो बिजनेस रिस्क में आता है। नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज आपको पता नहीं होती। देखो अनसर्टेनिटी मींस व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। देखो कोई फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जैसे पिछले अगर बोर्ड के बैचेस वालों से पूछो तो उनको पता नहीं था कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे, लेकिन कोविड के चलते पोस्टपोन हो गए, ठीक है, कोविड के चलते कई सारे बिजनेसेस बंद हो गए। अनसर्टेनिटीज का यही मतलब होता है कि आपको पता नहीं लेकिन वो इवेंट्स हो जाते हैं। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब देखो रिस्क जरूरी भी होता है। एक बात बताओ, रिस्क है ही नहीं अगर बिजनेस में तो नॉर्मल सी बात है कि बिजनेस का मतलब नहीं है। फिर बिजनेस में रिस्क तो इन्वॉल्व हो गए। हाँ, रिस्क का डिग्री अलग अलग हो सकता है, कम ज्यादा वो हो सकता है। रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क को कम किया जा सकता है लेकिन पूरी तरीके से टाला नहीं जा सकता। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। सही बात है, रिस्क कितना बड़ा है वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका बड़ा बिजनेस है और रिस्क है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होगा, अगर छोटा बिजनेस है तो वो कम रिस्क होगा। दिस ऑल थिंग्स आर देयर। और प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। ये सबसे अच्छा कोट है बिजनेसमैन के लिए, प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड से क्या मतलब होता है, इनाम। आपने रिस्क लिया, मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का, जैसे लोग बोलते हैं ना स्टार्टअप मैंने किया, देखो एमबीए चाय वाला, मैंने रिस्क, एमबीए चाय वाला भी बोला था मैंने रिस्क लिया, ठीक है, उन्होंने रिस्क लिया तो आज देखो दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी हो गई है। इज द रिवॉर्ड फॉर बिजनेसमैन। कॉजेज क्यों होते हैं, देखो नेचुरल कॉजेज में सारी नेचुरल कलामिटी, प्राकृतिक आपदाएं जो भी होती हैं, कोविड वगैरह था, अर्थक्वेक हो गया, ड्राफ्ट, सूखा पड़ जाना, तो ये सब नेचुरल रिस्क में। ह्यूमन कॉजेज में क्या होते हैं, देखो ह्यूमन कॉजेज में ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको, ऐसे रिस्क जो ह्यूमंस की वजह से आपको होते हैं, जैसे कि डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब आप सपोज आपका एक मैनेजर था,
ठीक है, वो आपकी बिजनेस डीलिंग की जितने भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती थी वो उसके हाथ में थी। अब एक दिन आपको पता चलता वो करोड़ों का घाटा करके, करोड़ों का घपलेबाजी करके वो कहीं फरार हो गया, तो डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय, ये ह्यूमन कॉजेस के अंडर में आता है, ये रिस्क ह्यूमन कॉज के अंडर में कवर होता है। हो सकता होगा आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, ठीक है, तो लेकिन उसमें से आपके एक एम्प्लॉय ने ये इन्फॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटर को दे दी, ठीक है, उसने जाके उससे शेयर कर दी कि भाई ये बिजनेस प्लान कर रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए, बनाने के लिए, तो ये सभी ह्यूमन रिस्क के अंदर में आता है। इकोनॉमिक कॉजेस मतलब आर्थिक कॉजेस में जैसे देखो, इकोनॉमिक कॉजेस बेसिकली होता है गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट पावर में, कौन सी सत्ता पावर में है। जैसे कि आप देख सकते हो डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी तो कई सारे बिजनेस को घाटे हुए थे, लेकिन आप उसके पीछे का रीजन देखो क्यों किया जाता है। वो किया इसलिए जाता है क्योंकि आपको पता है कई ज़्यादा जो भी बड़ी नोटें थी वो सर्कुलेशन में थी, वो क्या प्रमोट कर रही थी, वो टेररिस्ट अटैक प्रमोट कर रही थी, टेररिज्म को प्रमोट कर रही थी, जो उससे क्या हुआ था ना, ब्लैक मनी बन गया था, काला बाजारी उन्हीं पैसों से की जा रही थी, उसको बंद करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उससे रिस्क भी हुआ ना, उससे कई बिजनेस पे रिस्क भी मंड रहा है कि भाई पैसा था नहीं, और जो भी ट्रांजैक्शन हो रही थी, अब जो ट्रांजैक्शन हो रही थी उस टाइम में आप देखो बैंक के थ्रू हो रही थी, तो जो लोग काला पैसा जिसको बोला जाता है, ब्लैक मनी इकट्ठा किए हुए थे, वो बैंक को पता चलेगा। आपको खबर में आ नहीं रहता है, इतनी नोटें टेम्पल्स में पाई गई, टेम्पल फंड में, ठीक है, मंदिरों में दान में इतनी ज़्यादा नोटें पाई गई, वो सब कौन थे, ब्लैक मनी वाले थे। कई नोटें तो जला दी गई, कई नोटें पानी में बह रही थी। तो ये था दैट ऑल कम्स अंडर इकोनॉमिक कॉजेज। रीड कर दे रहा हूँ, इकोनॉमिक कॉजेज आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, देयर कैन बी प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, देयर कैन बी चेंज इन फैशन सेंस, और गवर्नमेंट की चेंजेस में, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस में भी ये चीज़ कवर होती है। इकोनॉमिक कॉजेज में देखो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ही नहीं इसमें रोल करती है, इसमें रोल्स कस्टमर का भी प्ले होता है। मान लो आप देख रहे होगे, अगर मैं एग्जांपल दूं, पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले चलती थी फॉर्मल पैंट्स, फॉर्मल शर्ट्स, उसके बाद अब चलती है जीन्स, ट्राउजर्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, कई चीज़ें चलती। तो मार्केट ट्रेंड भी जब चेंज होता है ना, वो भी इकोनॉमिक कॉजेज के अंडर में आता है। चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड डिमांड भी एक मेजर रोल प्ले करता है। पहले लोग हो सकता होगा कि कोई दूसरी कंपनी का मोबाइल फ़ोन मांग रहे हो, आप किसी दूसरी कंपनी का मोबाइल फ़ोन मांग रहे हो, तो अल्टीमेटली उस कंपनी को तो लॉस हुआ ना। फिजिकल कॉजेज में क्या हो गया, जब आपका एसेट्स डैमेज हो जाते हैं। एसेट्स डैमेज से क्या मतलब होता है, मशीनरी, आपके यहाँ जो मशीन है वो पुरानी हो गई, यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल डिफेक्ट में ऑल्सो रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ असेट्स सच एज बस्टिंग ऑफ बॉयलर, एक्सीडेंट टू एम्प्लॉय। जो भी असेट्स को आपके डैमेज होता है वो सब फिजिकल कॉस्ट के अंदर में आता है। वो सब कई रीजन से हो सकता है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाना, मशीन में कोई फॉल्ट आ जाना, एम्प्लॉयज हो सकता होंगे उस पर सही से कंट्रोल ना कर पाए, उस वजह से वो डैमेज हो गए। इट ऑल कम्स अंडर फिजिकल कॉजेज। तो फाइनली देखो हमारा वन शॉट था, हमारा चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गया। देखो वन शॉट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टॉपिक्स को आप ऑलरेडी पढ़े होते हो। ये वन शॉट आप कवर कब करते हो, एग्जाम से एक दिन पहले हो सकता है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले, बस रिवीजन के लिए देख रहे हो। तो होप सो आपको चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं ऐसे कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे, वो आप मार्क कर लेना, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा, जो भी मेरा पहला टॉपिक था मैं वहां से स्टार्ट करना चालू करता हूं। देखो क्वेश्चन ये आ सकता है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ये रेंज करेगा 3 to 4 मार्क्स के बीच में। तो आप ह्यूमन एक्टिविटी को डिफाइन कर देना, ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। 2 टाइप्स होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब आप सोच रहे हो भैया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो 3 है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, उनको लिखना पड़ेगा। देखो लिखना तो पड़ेगा ही, अब वो डिपेंड करेगा। मान लो ये सही 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप बुक से भी रीड करके लिख सकते हो। ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्स अगर 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, और अगर 6 मार्क्स का बनता है तो इन डेप्थ आपको लिखना पड़ेगा। डिफरेंस पूछ सकता है, 6 या 3 नंबर का डिफरेंस जरूर आएगा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 3 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट तब भी लिख देना, हाफ मार्क्स में भी ईच होगा, ठीक है। अगर 6 मार्क्स का तो 1 मार्क्स ईच होगा। 6 डिफरेंस जरूर याद करके जाना, बहुत ईजी है, ओके। नेक्स्ट बात करूं तो आपसे पूछ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा फीचर्स ऑफ बिजनेस, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नेचर्स ऑफ बिजनेस, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर में ही फॉलो करता है। डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 3, 4, 5, 6 मार्क्स का रेंज कर सकता है। बेसिकली अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एक मेन हेड तो जरूर लिख के आना है। मेन हेडिंग में इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप लिखना, और उसके अंडर पॉइंट्स अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। मेन हेड आपको याद करके जाना है, जो मैंने आपको 6 मेन हेड्स बताए थे वो याद कर लेना, उसके अंदर का अपने से लिख के चले आना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में आप 3 to 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जरूर पूछेगा डेफिनेटली। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ सकता है कि डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव में जिस भी मार्क्स का रेंज करेगा उस मार्क्स के हिसाब से आप बना सकते हो। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन लिख के थोड़ा थोड़ा उन सबको एक्सप्लेन कर देना। अगर वहीं 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इन डिटेल आपको लिखना पड़ेगा।
रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 to 4 मार्क्स का, और ये भी रेयर चांसेस होता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज से कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डिफाइंड इंडस्ट्रीज आ सकता है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पूछ सकता है। टाइप्स में भी अगर एग्जाम वाले मतलब आपके स्कूल वाले चाहेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि डिफाइंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉमर्स में आ सकती है कि डिफाइन कॉमर्स, फंक्शन ऑफ कॉमर्स क्या क्या होते हैं, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, स्टेट्स, एड्स टू ट्रेड, ये सब पूछ सकता है। अगर एक मार्क्स की बात करो तो पूछ सकता है व्हाट इज एंट्री पोर्ट, व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट, व्हाट आर होलसेल ट्रेड, व्हाट आर रिटेल ट्रेड, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। बिजनेस रिस्क में डिफाइन बिजनेस रिस्क आ सकता है, तो आप बता सकते हो बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडुकेट प्रॉफिट्स ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। मैंने आपको बताया था अनसर्टेनिटीज मतलब जो आपको पता नहीं होता, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, उन भी रीजन से जब आपके बिजनेस को लॉस होता है तो वो आता है किसके अंदर, बिजनेस रिस्क के अंडर में कवर होता है। और एक बात और, एक डाउट था कि भैया याद नहीं हो रहा है, तो मैं बताता हूँ बिजनेस स्टडीज़ जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसको याद मत करो, पहले उसको समझो। मैंने कोशिश यही की है कि मैं आपको एक एक लाइन बुक की आपको समझा दूँ। आप जब उसको समझोगे ना तो आपको रटने की नीड नहीं पड़ेगी। आपने जब समझ लिया, हो सकता होगा 1 से 2 वर्ड आपके मिसमैच जरूर करें, लेकिन मीनिंग वही निकल के आएगी। स्कूल वाले मार्क्स 110% आपको देंगे अगर मीनिंग वही होल्ड कर रही है। लर्निंग का सिंपल प्रोसीजर यही होता है कि आप पहले चीज़ों को समझो। और बच्चे क्या करते हैं, बस याद करने की कोशिश करते हैं, बुक ले ली या कॉपी ले ली या किसी और के नोट्स से याद करने की कोशिश करते हो, तो ये कभी वर्थ इट नहीं होता। किसी और के नोट्स उसको फायदा करेंगे, आपको तो कभी नहीं करने वाले। इसलिए कोशिश करो खुद के नोट्स बनाओ, खुद के पॉइंट्स लिखो और आंसर फ्रेमिंग करना आना चाहिए। आंसर फ्रेमिंग का एक मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा कि आंसर फ्रेमिंग करना कैसे है। कोई भी अगर डाउट्स है अभी भी इस चैप्टर में तो यू कैन कमेंट इट डाउन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।